Hello and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई में कई फ्रंट्स। कौन प्रिवेल करेगा? इसी तरह मिनरल बिल्स हों या गवर्नेंस के मसाइल, अली अमीन गंडापुर अपनी जमात पे और गवर्नेंस पे इकट्ठे फोकस कैसे कर पाएंगे? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। अगर पीटीआई की बात करें तो इरफान सिद्दीकी जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि किसी भी अमरीकी वफ्द की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। ये सिर्फ एक खबर है, लेकिन इस तरह की कोई ना कोई खबर रोज़ाना पीटीआई के हवाले से सुनने को मिलती है, जिस पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये जान के खबरें फैलाई जाती हैं और इसी तरह जो आपस में इख्तलाफात हैं पीटीआई के लीडर्स के, उनको भी जान के बहुत प्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया के ऊपर। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पीटीआई का एक यूनिफाइड फोर्स के तौर पे नज़र आना इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, ख़ुद उनके अपने लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, उनका जो रोल है एज एन अपोजिशन पार्लियामेंट में और जो उनका रोल है केपी गवर्नमेंट में। इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर जब बड़ी क्लैरिटी के साथ अली अमीन गंडापुर स्टैंड ले रहे हैं और वो कहते हैं कि उनको एंडोर्समेंट हासिल है बानी पीटीआई की, तो उसके बावजूद जब उनके ऊपर इतना प्रेशर आता है तो वो उसे सस्टेन कैसे करेंगे और कब तक करेंगे? तो उनके लिए दो चैलेंजेस हैं। उन्होंने अपनी लॉयल्टीज़ भी प्रूव करनी है और उन्होंने गवर्नेंस भी करनी है। ये सब कुछ ना पीटीआई के लिए अच्छा है ना मुल्क के लिए अच्छा है, क्योंकि आज नहीं तो कल बहरहाल वो एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसका रोल डिफाइंड होना चाहिए, उसको पॉलिसीज़ के साथ जुड़े रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है उसकी बेनिफिशरी गवर्नमेंट ही होगी। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर लीडर मौजूद हैं पीटीआई के, रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और गो के डिस्कस करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी जिस तरफ ज़्यादातर लोग जा रहे हैं कि ये इतनी इन फाइटिंग क्यों हो रही है पीटीआई में। मैं ज़्यादा फोकस्ड इस पे हूँ कि इस वक्त तकरीबन दुनिया का हर मुल्क कनेक्ट कर गया है विद द पॉलिसीज़ ऑफ ट्रंप, और वो जो पॉलिसीज़ हैं वो डायरेक्टली सिक्योरिटी से और इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। तो हर स्टेट को अगर यूँ कहा जाए कि अपनी पड़ गई है तो गलत नहीं होगा। इस सारे सिनेरियो में आप लोगों की जो पोजीशन है वो और भी टफ होती है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ जब इंटरनेशनल ऑर्डर में चेंज होती हैं और स्टेट्स की अपनी डोमेस्टिक चीज़ों पे भी इन्फ्लुएंस करती हैं, तो मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना आप जिस पोजीशन में हैं उसमें। तो आप लोग कहीं रीथिंक कर रहे हैं चीज़ों को, कोई कैसे स्ट्रेटजाइज करना है? स्पेशली मैं सुन रही थी बैरिस्टर गौहर को जो कह रहे थे कि हम हार्ड स्टेट को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, वो भी क्लियर कर दें, क्योंकि हम तो अभी तक खुद डिस्कस कर रहे हैं कि हार्ड स्टेट से मुराद है क्या। तो पीटीआई कैसे देख रही है इस सारे ग्लोबल सिनेरियो को और इसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है उसको? थैंक यू ज़ुनारा, बहुत मेहरबानी। आपने एक बड़ा ही एक रेलेवेंट सवाल इस वक्त की मुनासबत से किया है। ट्रंप साहब जो है वो, मेरा ख्याल उनको कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि वो बहुत आगे चले गए हैं, और जो इंडिकेशंस हैं इन द लास्ट 48 आवर्स वो ये है कि शायद वो रुक तो डेफिनेटली गए हैं मजीद आगे जाने से, लेकिन शायद उनको वापसी की तरफ भी थोड़ा बहुत देखना पड़े। वर्ल्ड ऑर्डर ऑब्वियसली इम्पैक्ट हुआ है, बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है, और वो ममालिक जिनकी मईशत जो है वो ख़राब है, जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क है उनमें शामिल है, बहुत ही ख़राब है, वो उसी हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। हालांकि मैंने कुछ देखे हैं, कुछ तज्ज़िये पढ़े हैं कि जी शायद हमें फ़ायदा हो, ये हो, लेकिन हमारी जितनी भी इकोनॉमिस्ट से बातचीत हुई है वो यही कहते हैं कि जी इसका इम्पैक्ट जो है वो बुरा ही आएगा, में बहुत बुरा आएगा। जी डेफिनेटली आएगा। जो आपके सवाल के साथ इसी के साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है वो बहुत अहम है। रीथिंकिंग का एक प्रोसेस जो होता है ज़ुनारा, मैं बिलीव करता हूँ कि वो एक परपेचुअल टास्क है, हमेशा का ऑनगोइंग टास्क, पर्टिकुलरली पार्टी, एक सियासी पार्टी में, एक सियासी जमात के अंदर हालात जिस तरीके से बदलते हैं उनके साथ अडेप्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीटीआई में भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो हम उसको अपने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसके साथ किस तरीके से अडेप्ट करना है, जेल करना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। अब आपने खासकर हार्ड स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की है। गौर साहब ने ठीक कहा है, खान साहब ने ये फरमाया है कि मैं हार्ड स्टेट का हामी हूँ, लेकिन हार्ड स्टेट की डेफिनेशन खान साहब के नजदीक क्या है? ये एक ऐसा मुल्क जो आइन, कानून, इखलाकियात और इंसानियत के ताबे हो।
आइन, कानून, इखलाकियात और इंसानियत के ताबे हो। यही हमारी हार्ड स्टेट की निशानी है। बिकॉज देखिए, स्टेट का हार्ड होना ये नहीं कि एक प्रोडक्ट है और वो एक नरम हो सकता है या सख्त हो सकता है। स्टेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके लोग होते हैं, रियासत की स्ट्रेंथ उसके लोग हैं। अगर अवाम रियासत के साथ खड़े हैं, अवाम का रिश्ता रियासत के साथ कायम है और मजबूत है, तो वो स्टेट हार्ड स्टेट होती है। वो अपनी पॉलिसीज बना सकती है और उन पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट भी उनको करवा सकती है। लेकिन अगर रियासत और अवाम का रिश्ता जो है वो खोखला हो जाए, वो कमज़ोर हो जाए या वो टूट रहा हो, तो फिर रियासत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो हार्ड स्टेट के तौर के ऊपर, हार्ड स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट जो कि मैंने इस्तेमाल किया, आइन, कानून, इंसानियत और अखलाकियात के ताबे, वो नहीं हो सकती। Right. पाकिस्तान इस दोराहे के ऊपर खड़ा है। क्या हमने आइन और कानून के ताबे एक माशरा और एक रियासत जो है वो डेवलप करनी है, या ये पिछले 3 साल से जो तमाशा हो रहा है इसी को कंटिन्यू करना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरा ख्याल है कि पीटीआई हमेशा इस फिक्र में होती है कि जी इसका कोई हल, कोई इसका इससे निपटने के लिए कोई रास्ता जो है वो निकले। राइट। अब यही जो हार्ड स्टेट की कॉनोटेशन है वो अगर अप्लाई करें हम, जो केपी में टेररिज्म हो रहा है, बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, तो एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन जो है वो ये है कि आपकी गवर्नमेंट है केपी में और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन में हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को भी लेके चलना है, उन्होंने गवर्नेंस भी करनी है और वफाक के साथ कोऑर्डिनेट भी करना है। तो जो हार्ड स्टेट का वो एलिमेंट है जिसमें उनको टेररिज्म रिलेटेड चीज़ें, और जैसे अब मिनरल्स का बिल, जो मिनरल्स एंड माइनिंग बिल है उसका मामला आ गया है, तो आपको लगता है कि वो डायरेक्ट बानी पीटीआई से इंस्ट्रक्शंस लेके डिसीजन मेकिंग करते हैं? और अगर ऐसा ही है तो फिर उनके ऊपर अटैक क्यों किया जाता है? फिर उनको क्यों कहा जाता है कि वो एक डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं? इस तरह तो ना वो मतलब ही विल बी इन टू हार्ट्स, या तो वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करते रहे पार्टी के साथ, या वो गवर्नेंस कर लें जैसी उनको डायरेक्शन मिलती है बानी पीटीआई से उसके मुताबिक। हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, बहुत ही आप रेलेवेंस के सवालात कर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के कॉन्टेक्स्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर के ऊपर हाँ, उनके लिए एक मुश्किल मकाम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रात को भी हमारी एक बहुत लंबी मीटिंग हुई है, 4-4.5 घंटे की। उसमें माइंस एंड मिनरल्स की भी बात हुई है और भी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं। तो खान साहब के साथ उनकी गाइडेंस के मुताबिक काम करना तो एक बेसिक रियलिटी है। ये दो तरफा ट्रैफिक होती है ना। अगर पार्टी के पास कुछ प्रपोजल्स हैं तो वो भी खान साहब के पास जाते हैं, right. और अगर खान साहब की गाइडेंस है तो उनके मुताबिक भी पार्टी पॉलिसीज जो है वो बनती हैं। तो इसी तरीके से ही अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो भी एक बैलेंसिंग एक्ट उनका होता है, और जो सूबे की ज़रूरियात है उनको भी पूरा करना होता है, जो हमारी पार्टी पॉलिसीज हैं उनको भी मद्देनजर रखना होता है। इसमें जो एक एलिमेंट जो आपने उजागर किया है कि ये जो टेररिज्म का आंसर है, इस सिलसिले में कोई सॉफ्टनेस नहीं है, पीटीआई की भी कोई सॉफ्टनेस नहीं है। जो टेररिज्म का इफेक्ट है उसको रियासत जो है वो अपनी तमाम ताकत के साथ डील करती है और हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट है, उसको हमने कंड्यूसिव बनाना है कि जी ये टेररिज्म ना हो पाए। और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत करना पड़ेगा, वो है कि जी रियासत के अंदर जो है, अवाम के अंदर, लोगों के अंदर एक यूनिफाइड अप्रोच होनी चाहिए। उनमें उनको एनर्जाइज करना पड़ेगा, उनको इतना मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो उस यूनिफाइड अप्रोच जो है उसको फॉलो कर सकें। अली अमीन गंडापुर साहब कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, क्योंकि केपी जैसे सूबे में उनका खासा अमल दखल होता है, बहुत बड़ा उनका होना भी चाहिए वहाँ, और इसलिए वो उनके साथ एक तरफ कोऑर्डिनेट करते हैं, दूसरी तरफ जो अपने जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी आगे लेके चल रहे हैं। तो मामला ठीक है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, मैं फील करता हूँ कि उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और ये पॉलिटिकल जो डिस्टेबलाइजेशन है इस वक्त, जिसकी वजूहात बिल्कुल सामने है सबके, इसकी जो वजूहात है उनको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक पॉलिटिकल यूनिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं होती। अब हम माइंस एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, मैं लोगों से आज खासे लोगों से बात की है, उन्होंने कहा जी कि देखिए बलूचिस्तान की जो कंडीशन है, जो केपी की कंडीशन है, वहाँ तो लोकल हमारे अपने पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जितना मर्जी इंसेंटिवाइज करें लोगों को, जो फॉरेनर्स हैं वो कैसे आके, चाइनीज के बाद आपने देखा है ना, उनके साथ 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वहाँ उनको भी एक इश्यूज बने हुए हैं, हालांकि हमारा क्लोजेस्ट एलाई है वो चाइना। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो देखते हैं ना
कि जी हमें यहाँ से क्या मिलेगा और हम कितने सिक्योर होंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात को ठीक करे। जब तक वो नहीं ठीक होंगे ये सारी चीजें कमिंग टू दैट, बिकॉज दैट इज द कोर, जो मर्जी हो जाए, जब तक अपने घर के हालात ठीक नहीं होंगे बाकी मामलात से हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। सो कीपिंग दैट इन माइंड, जब कोई कह देता है कि आपके बानी ने, खान साहब ने अलाउ किया है कि बिल्कुल अगर बात करनी पड़ती है इस्टेब्लिशमेंट से करें, तो इन माई ओपिनियन इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच कि वो बात करने को तैयार हैं। ये एकदम से जो एक ग्रुप सोशल मीडिया से और इधर उधर से अटैक कर देता है इस बात पे, whosoever says that, वो एक परसेप्शन बन गया है कि वी आर एंटी इस्टेब्लिशमेंट। सो जो भी ऐसी बात करता है अब रियलिटी साइड पे हो जाती है और वो परसेप्शन प्रिवेल कर जाती है। इसको कैसे काउंटर किया जाए? हाँ जी ज़ुनैरा, देखिए हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट ना थे ना हैं। खान साहब हमेशा कहा करते थे ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, ये लोग भी मेरे हैं। 3 चीजें वो हमेशा लेते थे, पाकिस्तान, रियासत, आर्मी, आर्म फोर्सेस एंड पीपल, ये तीनों हैं। और उन्होंने जेल में जाने के बाद भी उन्होंने ये स्टेटमेंट कई दफ़ा रिलीज किया है। सो बेसिकली हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन एक इशू बना हुआ है, अब वो बन गया है, चूंकि रिमूव हुए हैं, उसमें रोल था कुछ लोगों का, तो उसकी वजह से एक परसेप्शन डेवलप हो गया है। और ये खास परसेप्शन जो है ये सोशल मीडिया की वजह से एग्रीवेट होता है, एक्सेंचुएट भी होता है, एग्रीवेट होता है। तो हम इस मसले को देख रहे हैं। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपने पूछा है तो मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट अवे जवाब दूंगा। ये इशू हमारे नज़दीक मौजूद है, इसको हम अपनी जो मोस्ट रिसेंट 3-4 मीटिंग्स हुई हैं उसमें टेकअप कर चुके हुए हैं। और होपफुली जो हमारे एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस हमारा बना है कि इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात जो है, हमारी सियासी लीडरशिप की मुलाकात नहीं हो पाई पिछले 24-25 हफ्तों से। तो जो ही वो मुलाकात होगी उनके साथ बैठेंगे, तो ये जो मसला है, ये जो अटैक होता है, इसको भी हम उनके साथ टेकअप करते हैं। और हमारे पास एक प्रपोजल है जो कि हम उनके पास लेके जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि खान साहब उसको अप्रूव करेंगे और ये मसला इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच रऊफ हसन साहब फॉर योर टाइम एंड योर कैंडिड एनालिसिस। बात यही है और बिल्कुल स्ट्रेट है कि एक इमेज बन गया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, जिसको बहुत ज़्यादा बाय कर लिया है फॉलोअर्स ने, कुछ यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने। एंड द मोमेंट देयर इज़ अ थिंग अबाउट इट कि इस्टेब्लिशमेंट से शायद कोई इन रोड्स डेवलप हो रही हो, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है, सोशल मीडिया भी एक्टिव हो जाता है। तो ये एक ऐसा केओस है, जब तक इसको पीटीआई खुद कंट्रोल नहीं करेगी, इसका बटल नहीं देगी, जिस तरह अभी रऊफ साहब खुद कह रहे हैं कि वी वर नेवर एंटी इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खामोश कराना पड़ेगा और एक फर्म पॉलिसी लेनी पड़ेगी इस पे, वरना जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, वो सिर्फ वाइड होता जाएगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमारे साथ 2 एनालिस्ट मौजूद होंगे और डिस्कस करेंगे वट एवर द पोलिटिकल सोल्यूशन वी माइट थिंक के पीटीआई के बाहर निकलने के लिए, ईजी होने के लिए हो सकता है, मजीद पॉलिटिक्स करने के लिए हो सकता है, वो क्या पॉसिबल सिनेरियो है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया रऊफ हसन साहब के साथ, उसी के ऊपर एक और एनालिटिकल राय लेते हैं। हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, अमीर अब्बास और मुबश्शिर बुखारी साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। अमीर, आपसे स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ आता है तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, डिविजन्स भी होती हैं, क्रिएट की भी जाती हैं, अंदर हो भी रही होती हैं, बट यूजुअली जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ तो वो बिल्कुल क्वाइट हो जाते थे, खामोश नज़र आते थे, इतनी कोई रिफ्ट्स नज़र नहीं आती थी, मेनली प्रोबेबली बिकॉज उनकी लीडरशिप एग्जाइल में चली जाती थी। ये एक पीटीआई का डिफरेंट केस है जिसमें उनके जो बानी हैं वो यहीं पे हैं, कैद में हैं, और उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुलाकातों से लेके केपी में पॉलिसी मेकिंग तक के जो डायनामिक्स हैं, ये सब बिल्कुल एक वैंटेज पॉइंट पे आ गए हैं, विच मेक्स इट अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना कि पार्टी ने ऑन इट्स ओन स्ट्रगल भी करनी है अपने बानी की रहाई के लिए, साथ साथ केपी को रन भी करना है और पार्लियामेंट में अपोजिशन का रोल भी प्ले करना है। सो वी कांट से कि ये इंटरनल मामलात हैं, इस पर सिर्फ मीडिया इसको हवा दे रहा है। दिस इज़ अ रियलिटी and this is a first time thing in Pakistan in my opinion. आप कैसे evaluate करते हैं ये जो current rifts हैं, especially between the chairman and सलमान अकरम राजा? जी बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा। देखिए क्या हमें नहीं पता कि ये रिफ्ट कौन चाहता है कि ये बढ़े,
क्या हमें नहीं पता कि सियासी जमातों के अंदर कमजोरियां कौन पैदा करना चाहता है? क्या हम नहीं जानते कि सियासी जमातों को कमजोर कौन करना चाहता है? क्या हम नहीं जानते कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब जियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को तोड़ने की या कमजोर करने की कोशिश की और उस वक्त पीपल्स पार्टी में धड़ेबंदियां भी हुई, तो क्या उस वक्त इस बात पर जश्न मनाना चाहिए था कि ये तो पीपल्स पार्टी के अंदर हिस्से बखरे हो गए और ये लड़ाइयां हो गई और ये इन फाइटिंग हो गई? या हमें ये पता होना चाहिए था कि ये कौन करवा रहा है? जब 12 अक्टूबर 1999 के बाद मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कोशिश की गई, उसमें से एक क्वाफ लीग निकाल दी, कुछ लोग कहीं भेज दिए, कुछ कहीं भेज दिए, तो क्या ये उस वक्त खुशी या जश्न का मौका था कि ले जी नून लीग में इन फाइटिंग शुरू हो गई? या ये लंबा फिक्रिया था कि हाँ ये कौन करवा रहा है और ये किसके फायदे में जा रहा है? और बिल्कुल उसी तरह से क्या आज हमें नहीं पता कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर इन फाइटिंग हो रही है तो ये कौन चाहता है, किसके मुफाद में है, कौन करवाना चाहता है, कौन करवा रहा है, कौन बेनिफिशियरी है इसका? तो मेरे जैसा शख्स जो सियासी जमातों के खास तौर पे कौमी मरकजी धारे में शामिल सियासी जमातों के वजूद पर यकीन रखता है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई और सियासी जमात हो, और जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखता है, मैं इस इन फाइटिंग के ऊपर इसको सेलिब्रेट कैसे कर सकता हूं? मैं गुज़श्ता चंद दिनों से जो मीडिया पर बहस देख रहा हूँ और खासतौर पर जो दानिशवर और साफी और तज्जिया निगार आकर इस इन फाइटिंग को ग्लैमराइज कर रहे हैं, इंतहाई शर्म का मकाम है। आपको नहीं पता कि ये कौन करवा रहा है और कौन इसका बेनिफिशियरी, किसको इसका फायदा पहुंच रहा है, कौन चाहता है कि ये डिवाइड एंड रूल किया जाए इन सियासी जमातों? आप इस इन फाइटिंग को ग्लैमराइज करके एक पार्टी जो विक्टिम एंड पर खड़ी है इस वक्त, मैं विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दूं? अच्छा अमीर, मुझे ये बताएं वो कौन सी लाइन होगी जिस पे आप कहेंगे कि ये आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये आप डिस्कशन कर रहे हैं ऑन अ टॉपिक, और ये आप ग्लैमराइज कर रहे हैं? हाउ डू वी कैटेगराइज दैट? देखिए, जब आप किसी चीज को एनालाइज करने के डोमेन में दाखिल होते हैं, जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मुबशिर साहब हैं, जब आप एनालाइज करते हैं तो बहरहाल फिर आप जर्नलिस्टिक जो आपका कॉन्टेक्स्ट है या आपका जो बैकग्राउंड है उसको सामने रखते हुए आप पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहे हैं। तो एनालिसिस जो है वो रिपोर्टिंग के जुमरे में तो नहीं आता ना कि आप उसे कहें कि ये कोई जर्नलिस्टिक जो हार्डकोर जिसको रिपोर्टिंग कहते हैं। तो एनालिसिस जो है वो तो बहरहाल वो उस हद तक तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ना। रिपोर्टिंग इज ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। आप एक सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, इज पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। एनालिसिस में ठीक है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि किसी का एनालिसिस बायस्ड है, किसी का एनालिसिस ठीक नहीं है, हकीकत से दूर है, बट व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर वी से कि दिस इज ग्लैमराइजेशन? किसकी ग्लैमराइजेशन? जो इन फाइटिंग है कि ये तो उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पे हम ये कहें कि ये आप एनालिसिस नहीं कर रहे, या आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, या आप ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये इसका ताल्लुक सिर्फ इस एक ये जो ग्लैमराइजेशन है या जो किसी के एनालिसिस का किसी के खिलाफ या किसी के हक में होना है, इसका ताल्लुक सिर्फ इस एक इशू से नहीं है कि पीटीआई की इन फाइटिंग। इसका ताल्लुक तो आपके इस वक्त मजबूरी जो सियासी सूरत हाल है वो उसको देखने का बड़ा साफ अंदाज है। देखिए ना, जो लोग बेनिफिशियरी हो जाएंगे किसी सिस्टम के, मसलन जिनको तमगे मिल जाएंगे, जो ओहदे ले लेंगे, जो सरकार के टीवी चैनल्स पर जाके बैठ जाएंगे, लाखों रुपए की तनख्वाहें ले लेंगे, जो किसी भी और तरह से कोई मादी या गैर मादी फायदा लेंगे रियासत से, सरकार से, तो फिर वो जब आके कोई बात करेंगे तो उसमें तो कोई दो राय नहीं समझी जाएगी ना कि हाँ ये तो बेनिफिशियरी हो गए इस सिस्टम राइट। सो ओके, ये एक क्लियर लाइन है कि जो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है, जब वो इस पे बात करेंगे तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो एक सिचुएशन को ग्लैमराइज कर रहे हैं। मुबशिर साहब, बड़ा अच्छा एंगल अमीर ने पकड़ा है, विच एक्चुअली पुट्स अस इन अ फिक्स कि हम मतलब डैम इफ़ यू डू डैम इफ़ यू डोंट। अगर हम क्रिटिसाइज करें तो भी मसला है, ना करें तो भी मसला है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एक इतनी बड़ी पार्टी है जिसके सर्वाइव
सर्वाइवल का मसला है, अगर इतना क्लियर है कि कौन उनको डिवाइड एंड रूल करके फ़ायदे लेने की कोशिश कर रहा है और इतनी ये बातें ऑब्वियस हैं, तो हम सबसे ज़्यादा तो उस पार्टी को सेंसिटिव होना चाहिए ना इसके लिए। वो क्यों अंदर इन्फिल्ट्रेशन होने दे रहे हैं, वो क्यों अंदर पेनिट्रेशन होने दे रहे हैं ऐसी चीज़ों की, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, अगर उनसे मिलने के लिए कहीं से लोग आ जाते हैं जो पार्टी ने अप्रूव नहीं किए होते, उसमें बैरिस्टर गौहर कैसे आ गए? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। कि बाकी सब लोग तो समझ में आते हैं, लेकिन सेक्रेटरी जनरल एंड चेयरमैन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे हो सकता है इस बात पे कि वो सलमान अकरम राजा साहब चाहें कि बैरिस्टर गौहर ना मिलें और बैरिस्टर गौहर कहें कि मैं चेयरमैन हूँ, मुझे किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक बड़ा फाइन पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुनैरा, इतनी शानदार गुफ्तगू अमीर और आपके दरमियान जारी थी, मैं तो उसे एंजॉय कर रहा था। बिल्कुल अमीर अब्बास ने ठीक कहा कि ऐसी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस को ताकतवर नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहती कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी ऐसी पोजीशन में हैं कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन भी कर सके और उनकी पॉपुलैरिटी भी मेंटेन रह सके। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन खुद ही अमीर ने एग्जाम्पल दिया, पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई कई दफे, और मैं तो विटनेस हूँ और मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ स्प्लेंडर ग्रुप के। पीपल्स पार्टी को मिराज मोहम्मद खान साहब छोड़ के गए, जो कि भुट्टो के सियासी जानशीन कहलवाते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी से ही अनवर भुट्टो की एक पार्टी निकली, पीपल्स पार्टी से ही डॉक्टर गुलाम पार्टी निकाली, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी, पार्लियामेंटेरियंस पैट्रियट्स बनी, वो भी जब फिर आपको याद होगा फारूक लगारी साहब ने अपनी मिलत पार्टी लॉन्च की थी और सदर होते हुए उन्होंने जो रोल प्ले किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इंक्लूडिंग मलिक मिराज हालिद जैसे डाई हार्ड लोग चले गए उसमें मिलत पार्टी में। तो ये होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और फिर मुस्तफा नवाज के साथ भी यही हुआ, खुद अमीर अब्बास ने रेफरेंस दिया, पूरी की पूरी जो है वो पीएमएलएन से निकली और इतना बड़ा डैमेज हुआ। उसके बावजूद जो लोकल लीडर्स इनके बच गए थे, उन्होंने ये वाली बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के खिलाफ जो है कभी शो नहीं की। और जहां तक मीडिया की बात है तो वो मुनीर नियाज़ी का मिसरा मुझे याद आता है, शहर को तो देखने को एक तमाशा चाहिए, तो मीडिया तो चूंकि वो तमाशा दिखाने का कायल है तो वो तो होगा। अब प्रॉब्लम का ये पीटीआई के अंदर जो बेसिक मुझे समझ आई है इसको ऑब्जर्व करते हुए जब से ये बनी है, और वो वक्त भी था जब इमरान खान साहब बड़े इजीली हम एक्सेसिबल होते थे, हमारे दफातर में तशरीफ लाया करते थे, तो वो वक्त भी था। आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है सबसे बुनियादी। यानी अभी मैं पूछूं आप दोनों हजरात से कि पीटीआई की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? ये सेंट्रिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, सेंटर टू राइट है, सेंटर टू लेफ्ट है? तो बुनियादी तौर पे पहली बात तो ये है कि वो ही क्लियर नहीं है। फिर दूसरी बात ये हुई कि जब पीटीआई की पॉपुलैरिटी हुई 2011 में, तो जिस तरीके से फ्लॉकिंग की गई लीडर्स की, मसलन आप देखें जमात इस्लामी का लीडर भी आ रहा है, पीपल्स पार्टी का लीडर भी आ रहा है, पीएमएलएन का लीडर भी आ रहा है, यानी सेंटर लेफ्ट राइट ये आइडियोलॉजीज जो हैं वो एक जगह पे चली गई। फिर इसके नतीजे में वो जो व्यू पॉइंट के क्लैशेस होते हैं वो सामने आना शुरू हुए, और उसी दौरान बहुत सारे लोग जाना भी शुरू हो गए। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम हो गया कि डिसीजन मेकिंग सब एक बंदे के हाथ में है। मैंने पीपल्स पार्टी का कल्चर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के जमाने में भी लोग उठ के डिसएग्री किया करते थे और उनके डिसएग्री किया जाता था, और फिर जहां पे डिसएग्रीमेंट होता भी है तो बंदे को कॉर्नर कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। शेर अफजल मरवत फॉर दैट रीजन अभी रिसेंट मिसाल है। मैंने मिराज मोहम्मद खान साहब का नाम लिया, बहुत शानदार पॉलिटिशियन थे, वो पीटीआई में गए सेक्रेटरी जनरल के तौर पे, तो हमें उनके जाने पे हैरत थी, और एक माह बाद वो वापस आ गए तो हमें कोई हैरत ना हुई,
और मुलाकात हुई तो हमने पूछा खान साहब आपका जाना तो चलिए था। स्ट्रक्चर का आपने जो बेसिक आपने मवाजना किया ना, वाकई ये बात सही है, स्ट्रक्चर का बहुत फर्क है। और वही शायद अभी प्रॉब्लमैटिक भी हो रही है कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, कोर जो है वो एक ही बंदा है, एंड वी डोंट नो समहाउ, इवन बीइंग जर्नलिस्ट वी डोंट नो कि बाहर निकल के जो बात जो शख्स कर रहा है, कितने सारे ग्रुप्स कर रहे हैं, हमने किसकी बात को फॉलो करना है। अमीर, यहीं से डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे व्हेन आई कम बैक, एंड वी विल डिस्कस के यही पार्टीज टूटती भी रहीं और फिर वापस हमें ऐवानों में आती भी दिखाई दी। इसका मतलब है देयर इज़ ऑलवेज अ मेथड टू द मैडनेस। तो क्या पीटीआई दोबारा से इस ट्रैक पे आपको जाती नज़र आ रही है जिसमें वो किसी तरह की, जिसके साथ भी करनी ज़रूरी है, रिकन्सिलिएशन के लिए तैयार हो, और अंदर से ही कोई ग्रुप्स हों जो ऐसा ना चाहते हों? स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी। अमीर अब्बास हमारे साथ हैं, मुबशर बुखारी साहब हमारे साथ हैं। जी अमीर, आई विल कम स्ट्रेट टू यू। आपको लगता है कि अगर इतनी धड़ेबाजी कर दी गई है या हो रही है तो उससे नुकसान पहुंचेगा? मेजर कॉज जो है कि बानी पीटीआई को रिहा कराना है, प्रेशर माउंट करना है ऑन द गवर्नमेंट, और क्या एट द सेम टाइम जो अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस है उसको भी ये चीज़ हर्ट कर रही है कि उनके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है? देखिए, जहां तक ताल्लुक है ना कि नुकसान पहुंचने का, तो मेरा ख्याल है नुकसान सिर्फ इस हद तक पहुंचेगा कि आप चीजों को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। यानी रियासत इस फाइटिंग के जरिए से पीटीआई को या उसके नैरेटिव को या उसके इमरान खान के मैसेज को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, उसको उलझा देगी। लेकिन आप जैसे हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और चैनल्स पे भी बात हो रही है पिछले 4-5 दिन से कि जी पीटीआई की इन फाइटिंग। सो इन फाइटिंग इज नॉट एन इशू इज समथिंग एल्स। देयर इज अ बिगर पिक्चर इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है। इस मुल्क में आपका आइन पामाल हो चुका हुआ है सुनहरा। इस मुल्क में आपकी जमहूरियत का बिल्कुल उसकी मिल्सिंग करके उसका कीमा बना दिया गया। इस मुल्क में आपके अदालती निजाम जो है वो इस वक्त तारीख के पस्त तरीन दहाने पर खड़ा हो चुका हुआ है। आपके यहाँ शख्सी आजादियां इस वक्त एड़ियां रगड़ कर भीख मांग रही है, अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। ये है इस मुल्क का मसला। ये उम्मत खराफात में खो गई। हम किस में पड़ गई? नहीं मीडिया और किस डिबेट में उलझा दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, बैरिस्टर गौहर ने कह दिया। भाई ये अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि आपने सबसे पहले पार्टी को सोचे समझे मंसूबे के तहत पार्टी को आपने आज से 2.5 साल पहले यानी 9 अप्रैल 2022 के बाद पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। लोगों पर प्रेशर डाला, खास तौर पे 9 मई से पहले ही सिलसिला शुरू हुआ और फिर 9 मई ने एक और मौका दे दिया रियासत को। किस तरह जो पीटीआई के हार्डकोर पेडिग्री थी, जो इमरान खान के साथ 26, 27, 28 साल से जो लोग चले आ रहे थे, अच्छे थे बुरे थे वो अलग बहस है, लेकिन जो उसके पुराने लोग थे वो सब आपने एक एक करके, जिस तरह खजान में पत्ते झड़ते हैं, आपने वो सारे ऐसी आपने आंधी चलाई, वो सारे पत्तों की तरह आपने उनको उखाड़ के फेंक दिया। जो कुछ रह गए थे वो जेलों में पड़े हुए, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, ये 15 साल 18 साल से इमरान खान के साथ, उमर चीमा पुराना 25-26 साल से इमरान खान के साथ, वो आपने जेलों में रखे हुए 2 साल से। कोई बात करना नहीं, बात करे तो आप उसके साथ क्या करते हैं? लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां, लोगों के घरों में तातारियों की तरह हमले होते हैं। सो जब हमें पता है कि ये सब कुछ हुआ है, बाय डिजाइन हुआ है, सोचे समझे मंसूबे के साथ किया गया है, तो फिर मुझे ये कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, या मुझे उस इन फाइटिंग को कहना चाहिए कि बड़ी ये तो इन फाइटिंग हो गई, लड़ गए, मार गए, माल खा गए, एक दूसरे को नोच गए, दांत मार गए। भाई वो तो फितरी बात करवाया जा रहा है ना। ये जिस पार्टी के अंदर भी करवाने की कोशिश होगी वो पार्टी लड़। क्या एमक्यूएम के साथ ये नहीं किया इन्होंने? हुआ ना, जब वो लंदन बना दी, एक पाकिस्तान बना दी, एक बहादुराबाद बना दी, एक 90 बना दी, एक पीएसपी बना दी, यही हुआ था। बट अमीर, बात यह है कि उन्होंने जितने भी ग्रुप्स बनाए, लोग उन ग्रुप्स में भी बैठ के खुश हैं एज लॉन्ग एज उनकी सियासत चल रही है। ये भी तो एक हकीकत है ना हमारी। जो कुछ आप कह रहे हैं वो हमारी पॉलिटिकल लैंडस्केप की बहुत बड़ी हकीकत है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। बट जब पता है कि ये एक हकीकत है तो फिर उसको फाइट करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसमें एक फर्क है। पहला फर्क ये है कि जैसा मैंने बताया कि आपने पार्टी का ABC तीनों टीयर्स को आपने टैटर और शटर कर दिया।
जब आपने शटर कर दिया, पार्टी डिसमेंटल कर दिया आपने, पार्टी में नए लोग आ गए। शेर अफजल मरवत कौन जानता था? मैंने तो नहीं कभी सुना था शेर अफजल मरवत नाम का आदमी इस मुल्क में कोई है आज से 1 साल 1.5 साल सुना तो बैरिस्टर गौहर का भी नहीं था, कोई नहीं जानता था। ये वकला एक स्कीम के तहत लाए गए ना, कि जो हालात पैदा हो गए उसमें ये लोग सियासी लीडरशिप भी चलाएं और कानूनी मामलात भी चलाएं। सिर्फ वकला नहीं ना, सिर्फ वकला नहीं, जो वकला के अलावा भी बहुत सारे लोग पार्टी में आ गए। ये जैसे मिसाल यूसुफजई एक लड़की है जो वो खातून, ठीक है, इस तरह बेशुमार लोग हैं। अब मैं उनके नाम क्या करना, आप सब वाकिफ हैं। सो ये वो लोग हैं जो, कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट थे जो आ गए, कुछ लोग वाकई आइडियोलॉग बनकर आते रह गया, इस पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, हमें आना चाहिए, कुछ किसी और मकसद के तहत कुछ इन्फिल्ट्रेट करवाए गए। सो ये मुख्तलिफ तरह के अब इसके अंदर ग्रुप्स बन गए ना। तो वो ग्रुप्स जो है जब उनको बास को लाया ही इस मकसद के लिए क्या कि उन्होंने लड़ना है या लड़वाना है। तो वो मुबशिर साहब को भी इंक्लूड करते हैं। गुटी करके अच्छा मुबशिर साहब, आज जब ये कहा जाता है कि लोग इन्फिल्ट्रेट कर आए गए हैं, कोई डिफरेंट आइडियोलॉजी का था, वो इधर आ गया, उसने अपनी पिछली आइडियोलॉजी छोड़ दी। मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान में किसी की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। कभी वो सेंटर ऑफ द सेंटर में बिल्कुल आराम से कोजी पोजीशन में बैठे होते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है सेंटर ऑफ द लेफ्ट हो जाते हैं। लेफ्ट तो होता ही नहीं है कभी जब दिल करता है राइट ऑफ द सेंटर पे हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ा सेंटर है वो कोर इंटरेस्ट है पावर स्ट्रगल। इस वक्त पावर स्ट्रगल चल रही है और जो पीटीआई के नाकिद हैं वो उसके ऊपर खुश हो रहे हैं, और वो लोग जो समझते हैं कि एक पार्टी है उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, वो भी बात करें तो उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है। इस सिनेरियो को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, मीडिया का काम ये है कि मीडिया जो है विसल ब्लोअर होता है। तो बात ठीक है, एनालिसिस हमें अपना जो बैलेंस है वो बरकरार रखना चाहिए, लेकिन अगर आप विसल ब्लोइंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। अच्छा, अब यहाँ भी हैरानगी की बात है कि हम पीटीआई को तो बड़ा अच्छे तरीके से ग्रिल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे विसल ब्लोइंग करनी चाहिए, यानी हमारा काम है हुकूमत की परफॉर्मेंस चेक करें, हमारा काम है कि मुआशरे में अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है उसे एक्सपोज करें। अच्छा, कोशिश वो करते रहते हैं, ये बात ठीक है कि पीटीआई के साथ जो हुआ अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन उसके साथ एक 9 मई भी टैग हो गया, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। उसकी आड़ में फिर जो हुआ वो सबके सामने है, जिसका नोहा अमीर अब्बास भी पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ते रहेंगे कि भाई जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वो गलत है, वो जुल्म है और उसको रोकना। लेकिन जरा थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम तारीख के वर्कों पे नजर डालें तो जुनैरा, मैं बड़े दुख से अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि ताकतवर जो हल्के हैं हमारे, उन्हें एक बड़ी फाइन लाइन के पीछे बड़ी स्ट्रगल के साथ धकेला गया, जिसमें बहुत सारी पार्टीज की कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन 2018 के बाद बाकायदा उन्हें मौका फराहम किया गया कि वो उस लाइन को क्रॉस करके काफी आगे आके एक हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान में इंस्टॉल कर दें, जिसके तहत आप जो मर्जी करते रहें। और वो पानी पीटीआई ने उसको एंजॉय भी किया, तारीफें भी करते रहे। हाँ, हमारे जनरल साहब जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी सपोर्ट है। तो जब आप ये एटीट्यूड रख के पिछली तमाम स्ट्रगल को मिलियामेट कर देंगे तो आपको उस दिन ये याद रखना चाहिए था कि आप उसी चीज का शिकार हो जाएंगे जो एग्जैक्टली पीटीआई अब हो रही है। दूसरी बात जो मैं पहले ब्रेक से कर रहा था कि दूसरी पार्टीज की हमने एग्जाम्पल साइट की, उसमें हमें कोई भी ऐसी एपिसोड नजर नहीं आई कि इतनी खुल के एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हों। हमने देखा हेडलाइंस पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर बाहर बैठी हुई थी, आसिफ जरदारी जेल में थे और डिफरेंसेस भी थे अपनी जगह पे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ वोकल होने का कल्चर नहीं था, मुस्लिम लीग में नहीं था। बड़ी जमातों के हम नाम ले सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस जमात को आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो भी आए, जिसके पास भी रिसोर्सेज हैं, वेलकम, और उसकी आइडियोलॉजी जो भी हो, उस वक्त गवर्नमेंट बनाने के लिए और इवन इलेक्शंस में उतारने के लिए भी तो लोग भर्ती किए गए थे ना, ये भी तो एक हकीकत है। तो अब भी भर्ती हो रहे हैं, तब भी भर्ती हो रहे थे। वही रेफरेंस दे रहा हूँ, जब आप देखेंगे। और फिर आपने ट्रेनिंग नहीं किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ना पॉलिटिकल वर्कर्स की और ना ही आपने लीडर्स की। और वर्कर्स को या लीडर्स को आपने ये ट्रेन किया कि आप पढ़ जाएं मुखालिफ को, तो फिर वो आग आपके
आ रही है, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। जनाब इतनी डिफरेंसेस तो कहीं नहीं थे। और एक और बात रेफरेंस के तौर पे, चूंकि आपने बात की कि कोई लेफ्टिस्ट भी होता है कमिटमेंट लेवल, तो अभी हमारे दोस्त सेनेटर ताज हैदर साहब का इंतकाल हुआ है। उनकी पूरी तारीख उठा के देख ली, बिल्कुल शायद पाकिस्तान में आप इतना फाइन पॉलिटिशियन, इतना फाइन ह्यूमन बीइंग शायद ही मिलता हो। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज द डर्थ ऑफ सच पीपल इन आवर पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच अमीर अब्बास, थैंक यू सो मच मुबशर बुखारी साहब। दिस इज एग्जैक्टली द डायलेमा कि व्हेन यू हैव स्केलेटन्स इन योर ओन कैबिनेट, आपने खुद भी जो रूट इख्तियार किया हो वो टोटली जस्टिफाइड ना हो, डेमोक्रेटिक ना हो, तो उसके बाद जब आप शिकायत करते हैं तो जो न्यूट्रल लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप ये वही काट रहे हैं जो आपने बोया था। और पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री की मिसाल यही है कि एक ख़ास नर्सरी से लोग निकल के आते हैं और उसके बाद एकदम वो डेमोक्रेट बन जाते हैं। इस करेक्शन में टाइम लगेगा। यू वुड एक्चुअली हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आप लोग वाकई जमहूरियत के साथ खड़े हैं और इसका कोई हल नहीं है। आई विल सी यू टुमारो।